एकलव्य YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी, आज का जो हमारा विषय है वो MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों यानी PVTGs के बारे में। जी, बैगा, भारिया और सहरिया। इन पर हम आज एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये टॉपिक ऐसा है जो सिलेबस की यूनिट 1, 3 और 5 तीनों से जुड़ा हुआ है। सही कहा। और अगर हम पिछले सालों के पेपर्स देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है क्या पैटर्न? कि इस खंड से तथ्यात्मक मतलब फैक्ट बेस्ड सवाल और सुमेलन आधारित प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। अच्छा, जैसे उपजातियों पर या उनके भौगोलिक क्षेत्र पर? बिल्कुल, खासकर इन्हीं दो चीजों पर। तो मतलब हमारी इस चर्चा का लक्ष्य साफ है। प्रीलिम्स 2026 में इस टॉपिक से जो 2-3 प्रश्न आने हैं उन्हें पक्का करना, यही कोशिश है। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये जो शब्द है विशेष पिछड़ी जनजाति या PVTG, ये अवधारणा आई कहाँ से? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसकी शुरुआत हुई थी डेबर कमीशन से। अच्छा, 1973 में? हाँ, 1973 में डेबर कमीशन ने पाया कि जनजातीय समूहों के अंदर भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो विकास में बहुत ही पीछे हैं। मतलब बाकियों से भी ज्यादा? जी, तो उनके लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई जिसे कहा गया आदिम जनजातीय समूह या प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। और फिर 2006 में भारत सरकार ने इसका नाम बदल दिया। सही, 2006 में आदिम शब्द शायद थोड़ा अपमानजनक लगा, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PVTGs। और मध्य प्रदेश में इस श्रेणी में 3 जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। चलिए तो फिर पहली जनजाति बैगा से ही शुरू करते हैं। इनका मूल परिचय क्या है? बैगा जनजाति द्रविड़ समुदाय की है और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन्हें धरतीपुत्र या बिछावार भी कहते हैं। हाँ, प्रकृति से इनके गहरे जुड़ाव के कारण 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 4.15 लाख थी। और मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से मिलते कहाँ हैं? इनका मुख्य विस्तार है मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में, मतलब डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और शहडोल, ये जिले इनके मुख्य निवास स्थान हैं। अब आते हैं इनकी उपजातियों पर। इनका वर्गीकरण किस आधार पर होता है? बेड़ा जनजाति गोत्रों के आधार पर विभाजित हैं जो गोंडों के समान हैं। अच्छा। और इनकी प्रमुख उपजातियां हैं भिंजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना और काठवैना। ये बिंदु तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। MPPSC CE 2021 में इस पर सीधा सवाल पूछा गया था। अच्छा, तो अब इनकी शारीरिक बनावट और रहन सहन कैसा होता है? शारीरिक बनावट में मध्यम कद, सुगठित शरीर, चपटी नाक, काला रंग और सीधे बाल शामिल हैं। और स्त्रियों में गोदना मतलब टैटू का बहुत शौक होता है ना? हाँ, गोदना तो उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये उनकी शारीरिक साज सज्जा का मुख्य साधन है। और इनके खानपान के बारे में कुछ विशेष? जी, इनके भोजन के भी विशेष नाम हैं। सुबह के भोजन को ये बासी कहते हैं। और दोपहर के भोजन को? पेज। हाँ, पेज, जो मक्का और कोदो कुटकी का एक पेय होता है। और रात के भोजन को बियारी कहा जाता है। डॉक्टर एल्विन ने अपनी किताब द बैगाज में इन्हें हंसमुख और विशिष्ट समूह बताया है। बिल्कुल, उनकी संस्कृति बहुत जीवंत है। ये लोग रहते कहाँ हैं और खेती कैसे करते हैं? ये पहाड़ों के ऊपरी भागों में और जंगल के किनारे रहना पसंद करते हैं। इनके गांव गोलाकार रूप में बसे होते हैं, जिन्हें टोला या पुरवा कहते हैं। सही। और इनकी कृषि पद्धति जो बहुत ही चर्चित है। आप बेवार या पोंडू की बात कर रहे हैं? जी, ये स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात तो इनकी मान्यता है। हाँ, कि वे धरती को अपनी माँ मानते हैं और इसीलिए उस पर हल चलाना पाप समझते हैं। बिल्कुल, ये उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके प्रमुख देवता कौन हैं? इनके सबसे प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, जिनका निवास साज वृक्ष पर माना जाता है। जी, और इसीलिए वो साज का पेड़ कभी नहीं काटते। अच्छा, और दूसरे देवता? अन्य देवताओं में ठाकुर देव हैं जो गांव की रक्षा करते हैं और दूल्हा देव जो बीमारियों से रक्षा करते हैं। और सृष्टि के निर्माता के बारे में इनकी क्या मान्यता है? बैगा परंपरा के अनुसार ठाकुर देव ही सृष्टि के निर्माता हैं। और एक गुनिया का भी जिक्र आता है। हाँ, गुनिया वो व्यक्ति होता है जो जड़ी बूटियों को इकट्ठा करता है और मतलब ओझा का काम भी करता है। अब बैगा जनजाति की विवाह पद्धतियों पर आते हैं। यहाँ तो कई तरह के विवाह प्रचलित हैं। हाँ, इनमें काफी विविधता है। जैसे मंगनी या चढ़ विवाह, इसमें लड़का पक्ष लड़की के घर जाता है। उठवा विवाह भी है।
हाँ, जिसमें पूरा खर्च वरपक्ष उठाता है, और एक है चोर विवाह, जिसमें लड़का लड़की भागकर विवाह करते हैं। और पैठुल और लमसेना विवाह क्या हैं? ये थोड़े अलग लगते हैं। पैठुल विवाह में कुंवारी लड़की अपनी इच्छा से लड़के के घर में जाकर बैठ जाती है। अच्छा, और लमसेना विवाह एक तरह का सर्विस मैरिज है। सर्विस मैरिज। मतलब अगर लड़का वधू मूल्य नहीं चुका पाता तो वो अपने ससुर के घर सेवा करता है। चलिए, अब मध्य प्रदेश की दूसरी विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया पर आते हैं। इनका नाम भारिया क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि भार ढोने का कार्य करने के कारण इन्हें भारिया कहा गया। इन्हें भूमिया नाम से भी जाना जाता है। जी, और ये भी द्रविडियन परिवार का ही हिस्सा है। और इनका निवास क्षेत्र पातालकोट का जिक्र तो जरूर आता है। बिल्कुल, ये मुख्यतः जबलपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाते हैं। और छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट क्षेत्र वही भारिया जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। तामिया विकासखंड में भारिया जनजाति की प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं? इनकी 3 प्रमुख उपजातियां हैं, भूमिया, भुयार और पंडो। और इनके आवास को क्या कहते हैं? भारिया लोग घने जंगलों में एकांत में रहना पसंद करते हैं। इनके गांव को ढाना कहते हैं। इनके घर घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। हाँ, बांस का भी इस्तेमाल होता है। इनकी संस्कृति, जैसे इनके नृत्य और त्योहारों के बारे में बताइए। इनके प्रमुख नृत्य भड़म और सेतम हैं। और पर्व त्योहार? इनके मुख्य त्योहारों में बिदरी पूजा, नवाखानी और बाकी हिंदू त्योहार भी शामिल हैं। इनके देवता कौन हैं? ये बूढ़ा देव, दुल्हा देव, नागदेव और भीमसेन की पूजा करते हैं। भीमसेन? हाँ, पातालकोट क्षेत्र की भारिया जनजाति के लिए भीमसेन कृषि के देवता माने जाते हैं। यह एक खास बात है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भारिया जनजाति से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जी, 1981 की जनगणना। हाँ, इस जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति को विशेष रूप से संबोधित किया गया था। और उन्हें जंगलियों के भी जंगली कहा गया था। जी, जंगलीज ऑफ द जंगल। उनके अलगाव और पिछड़ेपन की वजह से। इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है? यह एक पितृसत्तात्मक समाज है। और विवाह में? विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह को शुभ माना जाता है। अब तीसरी जनजाति सहरिया की बात करते हैं। इस शब्द का क्या अर्थ है? इसके 2 अर्थ माने जाते हैं। एक शाब्दिक अर्थ है सहरिया, मतलब शेर के साथ होना। अच्छा, और दूसरा इसकी उत्पत्ति फारसी शब्द सहरा से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल। और इनका मूल निवास और पौराणिक संबंध? इनका मूल निवास राजस्थान के कोटा का शाहबाद जंगल माना जाता है। और कई सहरिया स्वयं को रामायण के रचयिता वाल्मीकि से अपना संबंध जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति कहाँ केंद्रित है? ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, यानी ग्वालियर संभाग में पाए जाते हैं। जिले कौन से हैं? जिले हैं शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना और अशोकनगर। ग्वालियर संभाग में इनका घनत्व सबसे ज्यादा है। इनकी बस्ती का कोई विशेष नाम है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सहरिया बस्ती को सहराना कहा जाता है। इनके समाज का मुखिया कौन होता है? सहरिया समाज के मुखिया को सम्मानपूर्वक पटेल कहा जाता है। और इनकी पारिवारिक इकाई? उसे कुटुंब कहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वनोपज संग्रह, जड़ी बूटियों की खेती और संग्रह और मजदूरी पर आधारित है। जड़ी बूटियों में ये बहुत माहिर होते हैं, है ना? जी हाँ, जड़ी बूटियों से दवाएं बनाने में ये बहुत दक्ष होते हैं। इनके लोकगीत और नृत्य के बारे में बताइए। इनके प्रमुख लोकगीत हैं लंगूरिया, फाग, जानकी विवाह गीत और पांडव कथा। और इनका प्रमुख नृत्य? इनका प्रमुख नृत्य है लहंगी। इनके आराध्य देवी देवता कौन है और इनसे जुड़े प्रमुख संस्थान कौन से हैं? ये सीता माता, तेजाजी और ठाकुर देव की पूजा करते हैं। और संस्थान? इनसे जुड़े 2 महत्वपूर्ण संस्थान श्योपुर में हैं। एक तो सहरिया जनजाति का संग्रहालय और दूसरा सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र। इन जनजातियों के विकास के लिए सरकार ने कुछ विशेष अभिकरण भी बनाए हैं ना? जी, बेगा, भारिया और सहरिया के विकास के लिए विशेष योजनाओं को लागू करने के लिए ये अभिकरण काम करते हैं। प्रदेश में कुल कितने हैं? प्रदेश में कुल 11 अभिकरण कार्यरत हैं। और ये कितने जिलों में काम करते हैं? ये प्रदेश के 15 जिलों में सक्रिय हैं और इन अभिकरणों के अंतर्गत लगभग 5.51 लाख व्यक्ति आते हैं। इन एजेंसियों का अध्यक्ष कौन होता है? संबंधित जिले का जो कलेक्टर होता है वही इस अभिकरण का अध्यक्ष होता है। और इसके संचालक मंडल में? उसमें क्षेत्र के सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।
क्या इसमें गैर सरकारी सदस्य भी होते हैं? हाँ, राज्य शासन द्वारा 3 अशासकीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो ये पूरा निकाय ही विकास योजनाओं की निगरानी करता है? जी, उनका निर्माण और निगरानी। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा है हैबिटेट राइट्स या पर्यावास अधिकार। हाँ, ये वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत दिया गया आवास का अधिकार है। मध्य प्रदेश में ये किन्हें मिला है? मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के 7 बैगा बाहुल्य ग्रामों को बैगाचक के तहत ये अधिकार दिए गए हैं। और भारिया जनजाति के लिए? छिंदवाड़ा जिले के तामिया के 12 भारिया बाहुल्य ग्रामों को पाताल कोट के तहत ये अधिकार प्राप्त हैं। तो ये बैगाचक क्षेत्र मतलब? मंडला और डिंडोरी का वो क्षेत्र है जहां बैगा घने वनों में रहते हैं। तो अंत में इस पूरी चर्चा से परीक्षा के लिए रिवीजन के मुख्य बिंदु क्या निकलते हैं? सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है बैगा। उससे उपजातियों और विवाह पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है। फिर कुछ तथ्य हैं जो सीधे रटने वाले हैं, जैसे भारिया को जंगलियों के भी जंगली कहा गया था 1981 में। सहरिया की बस्ती सहराना और उनका संग्रहालय श्योपुर में है। और बैगा की बेवार खेती? हाँ, और उनकी देवता बूढ़ादेव। ये सब बिल्कुल याद रखना है। और अभिकरण के बारे में? कुल 11 अभिकरण हैं जो 15 जिलों में काम करते हैं। और कोई अंतिम सलाह? अंतिम सलाह ये है कि नक्शे पर इन तीनों जनजातियों की भौगोलिक स्थिति को एक बार ध्यान से जरूर देख लेना चाहिए। तो ये थी मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक गहरी नजर। जी, उम्मीद है ये चर्चा सभी के लिए उपयोगी रहेगी। और एक सवाल भी सोचने के लिए है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि इन समुदायों के पारंपरिक पर्यावास अधिकारों और आधुनिक विकास की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।